हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। डिस्कस करेंगे सीडीपी से रिलेटेड 50 वन लाइनर क्वेश्चन, 50 वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका सी टेट, आपका यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट, एच टेट या कोई भी स्टेट का टेट हो, सभी में यूज़फुल होंगे, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो आपका, सभी के लिए यूज़फुल होंगे। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की PDF फाइल प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन फर्स्ट है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कहाँ की है, जांग की हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कहाँ पर होती है, जांग में होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में, तो कौन सी है, फीमर है। और फ्रेंड्स, ये कहाँ पर होती है, जांग में होती है। 4 ऑप्शन अगर आपको रख दे तो आप ध्यान रखेंगे कि फीमर होती है। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में, आपका माइंड सिर्फ आंसर को गेन करता है, माइंड मेकअप हो जाता है कि आंसर इसका क्या है। इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। सबसे बड़ी फीमर है तो सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, कान में होती है। कहाँ पर होती है, कान में। सबसे बड़ी जांग में होती है और सबसे छोटी कान में होती है। सबसे बड़ी फीमर है और सबसे छोटी स्टेपीज है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है। अब कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने एक ही जगह इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है एक तरीके का। तो सबसे मजबूत हड्डी होती है मंडिबल, जो कहाँ होती है, जबड़े में होती है। सबसे बड़ी फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज और सबसे मजबूत हड्डी है मंडिबल, जो कहाँ होती है, जबड़े में होती है। नेक्स्ट, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की जो त्वचा होती है उसका रंग कैसा होता है। आंसर है हल्का गुलाबी। कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी होता है नवजात शिशु की त्वचा का कलर जन्म के टाइम पर, और 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। जब 15 डेज हो जाते हैं नवजात शिशु को, तो उसकी त्वचा जो है स्थायी रंग प्राप्त कर लेती है। ऐसे कहते हैं ना कि रंग बदलता है बच्चा, तो रंग बदलने का मतलब है कि वह 15 दिन तक उसका कलर चेंज होता रहता है, कभी कैसा, लेकिन 15 दिन के बाद में स्थायी कलर प्राप्त कर लेती है नवजात शिशु की त्वचा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। हर 2 घंटे में थोड़ी देर के लिए जागता है और क्या करता है, अपनी मांसपेशियों को घुमाता है, एक्टिविटी करता है, हाथ पैर इधर उधर फेंकता है। लेकिन सोता कितना है, 18 से 20 घंटे सोता है छोटा बच्चा। और कितना टाइम जगता है फिर वो, जब 18 से 20 घंटे सोता है तो 4 से 6 घंटे कुल जगता है, बाकी का टाइम सारा क्या करता है, सोता है। क्योंकि जब बच्चा कुछ जानता नहीं है, छोटा रहता है, नवजात रहता है, तो वो ज़्यादा टाइम अपना सोने में बिताता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, बड़ा होने लगता है, परिपक्व होने लगता है, वैसे वैसे चीज़ों को जानता है और उसकी सोने की लिमिट भी कम होने लगती है। नेक्स्ट है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो बालक का विकास लगभग 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। 90% 6 वर्ष तक लगभग बच्चे का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो लगभग 10 वर्ष तक बच्चे का विकास 95% हो जाता है। कितने परसेंट, 95%। इसीलिए कह देते हैं कि जब बच्चा, कहते हैं ना कि बचपन में ही पता लग जाता है कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, यानी कि उसका जो विकास है वो 10 वर्ष तक लगभग 95% हो जाता है। तो बचपन में ही पता लग जाता है कि बच्चे के लक्षण क्या बनने के हैं। इसीलिए तो आप जब प्राइमरी टीचर बनने जाओगे या बनकर स्कूल में चले जाओगे प्राइमरी टीचर बनकर, तो आपको उन नवजात शिशुओं को, नए बच्चों को, उन बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, बिल्कुल कोरा कागज़, तो आप जैसा उन्हें परिवेश देंगे वैसा ही बन जाएंगे, और उनका विकास जो 10 वर्ष तक हो जाता है 95%,
उतना हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं 100 में से 95% अगर 10 वर्ष तक होता है तो 10 वर्ष तक की उम्र कितनी ज़्यादा बच्चे के लिए यूजफुल है और उसका विकास, उसका वातावरण अच्छा हो। इसी के लिए आपको साइकोलॉजी, आपको बार बार कहा जाता है मनोवैज्ञानिक चीज़ों को आपके सामने रखकर कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़कर पढ़ाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवेश से जोड़ें ताकि जैसा अच्छा उनको माहौल मिले, जैसा परिवेश मिले, उसी तरीके से उनका विकास भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 हो जाती है। यानी कि जब शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है तो कितनी होती है? 350 होती है। फिर बाल्यावस्था में आते आते 270 से 350 हो जाती है। और फ्रेंड्स, एक परिपक्व व्यक्ति की यदि आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है परिपक्व व्यक्ति की हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं बाल अधिकार का निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में निःशुल्क एवं बाल अधिकार शिक्षा एवं अधिनियम 2000 का विस्तार जम्मू कश्मीर में नहीं है। आगे चलते हैं। और इसमें क्या रखा गया है? निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होता है? तो 25% सीट जो हैं, 25% सीट हैं, उनको निजी विद्यालयों को आरक्षित करना अनिवार्य होता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो डिटेल में आपके लिए कराए हैं, सारी थ्योरीज, सारे इम्पोर्टेंट सिद्धांत, और एनसीएफ 2005 भी कराया है आपको, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके लिए ये एक तरीके का प्रैक्टिस ही है वन लाइनर की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जिसकी बुद्धि 25 से कम होती है, आईक्यू उसका 25 से कम होगा, उसे क्या कहेंगे? जड़ बुद्धि बालक कहेंगे। क्या कहेंगे? जड़ बुद्धि बालक। नेक्स्ट है यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? ठीक है, यौन के बारे में, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? रॉस ने कहा है। ठीक है, किशोरावस्था का मूल तत्व किसको कहा है? रॉस ने तो यौन को कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो हेविंगहस्ट ने कहा है। हेविंगहस्ट ने क्या कहा है कि जो कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक होते हैं वो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता एवं प्रवीणता का परिचय देते हैं। यानी कि कोई कार्य क्षेत्र है उसमें वे अपनी कुशलता का अद्भुत और प्रवीणता का परिचय देते हैं। ये किसने कहा है? हेविंगहस्ट ने कहा है प्रतिभाशाली या कुशाग्र बुद्धि बच्चे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? तो सिरिल बर्ट ने कहा है कि उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 4th क्लास का है और अगर वह 4th क्लास की चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहा है और 3rd क्लास के बच्चे के साथ में मतलब कि एक कक्षा नीचे है, तो एक कक्षा नीचे है और उस कार्य में भी असमर्थ रहता है, तो उस बच्चे को पिछड़ा बालक किसने कहा है? सिरिल बर्ट ने कहा है कि वह बच्चा जो अपनी जो स्तर के बच्चे हैं उनसे भी एक कक्षा नीचे रह करने पर भी असमर्थ रहता है उस कार्य को करने में। जैसे 4th क्लास का बच्चा 4th में तो असमर्थ है ही, लेकिन 3rd में आने पर भी वह थोड़ी थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहा है या 3rd क्लास के साथ में अरेंजमेंट कर पा रहा है पूरी तरह से, तो वो कैसा बच्चा है? पिछड़ा बच्चा है। यानी कि सीधी बात है कि अपनी एज के और अपनी कक्षा के बच्चे हैं उनसे एक कक्षा पीछे रहने वाला बच्चा कैसा है? सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो यह वैलेंटाइन ने कहा है। समस्यात्मक बालक उन बालकों को कहा है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। ठीक है, तो गंभीर रूप से कैसा होता है? असामान्य होता है, सामान्य से अलग होता है किसी भी बच्चे का व्यवहार या व्यक्तित्व। तो वह कैसे बच्चे हैं? समस्यात्मक बच्चे हैं। जैसे कोई बच्चा है क्लास में बार बार सबको डिस्टर्ब करता है, बार बार यही काम करता है और क्लास में फिर वो क्या करेगा? और बच्चों को डिस्टर्ब करेगा। तो वह कैसा बच्चा बन जाएगा? समस्यात्मक बन जाएगा, क्योंकि वह अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान कर रहा है, उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो वह बच्चा समस्यात्मक है। या कोई बच्चा चोर हो सकता है, क्लास में सभी बच्चों की चीज़ें चुरा लेता है, तो गंभीर रूप से वह असामान्य होता है। ठीक है, सामान्य से भिन्न होता है। नेक्स्ट है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह हीली ने कहा है कि वह बच्चा जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे होते हैं बाल अपराध करते हैं, बहुत आपने केसेस सुने होंगे। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि जो समाज ने नियम बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उनका आचरण, उनका पालन नहीं करते, उन चीज़ों का पालन नहीं करते और वे अपराधी हो जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जब जाएंगे, उनसे अलग जाएंगे, उनके विरोध में जाएंगे तो अपराधी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया है? तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया है। अब बात है बहुतत्व सिद्धांत दिया किसने, है ना? तो बहुतत्व सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट। तो मैं आपको बता दूं, बहुतत्व सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, बुद्धि के बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया, थॉर्नडाइक ने। तो इन्होंने ही इनका जो दिया हुआ सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत बुद्धि का, इसको बालू का ढेर भी कहा गया है। नेक्स्ट है, के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो लेविटर का है। लेविटर ने कहा है कि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर पता लगाया जा सकता है कि उसकी बुद्धि कैसी है, मंद बुद्धि है या कुशाग्र बुद्धि है। नेक्स्ट है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास उन शिक्षार्थियों के पास होता है जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? तो टर्मन एवं ओडम ने कहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे वे हैं जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, 12 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। यानी कि आपने देखा 1400 ग्राम में से 1260 ग्राम यदि 12 वर्ष तक हो गया तो कितनी मात्रा में? बहुत कम। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य के जो बच्चा होता है, बच्चे के मस्तिष्क का 95 या 90% विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है, यानी कि 12 वर्ष तक हो जाता है और 6 से 12 वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था। इसलिए शुरू में ही बच्चे का मस्तिष्क का जो विकास होना होता है वो हो जाता है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर अनेक प्रविधियों के थ्रू बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की जाती है जिससे उसका विकास पूरी तरह हो सके। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक परिपक्व मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 तक होती हैं। यानी कि जन्म के समय 270, बाल्यावस्था में 350 और जब बड़ा हो जाता मनुष्य परिपक्व तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। यानी कि बड़े होते होते हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, जुड़ने लगती हैं हड्डियां तो वह कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर। कैसे होती है? सिर से पैर की ओर। इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। पहले सिर बनता है और फिर और अन्य अंग बनते हैं बालक के। इस तरीके से सिर से पैर की ओर बालक के विकास की दशा होती है। नेक्स्ट है,
और इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने नहीं देखे हैं बाल विकास के सिद्धांत तो आप जाकर देख सकते हैं, सभी थियरीज डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है मनोविश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक, और सिगमंड फ्रायड को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को तूफान की, तनाव की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और ये किसने कहा है? इसको कहने वाले हैं स्टैनले हॉल। उन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था बहुत ही तनाव, तूफान एवं कठोर जो है समन्वय की अवस्था है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टैनले हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने दिया। जहां भी आपको नैतिक विकास की बात आए तुरंत आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कोहलबर्ग होगा। और किशोरावस्था की परिभाषा में यदि तूफान, तनाव और कठोरता की या फिर बहुत कठिन समन्वय की अवस्था पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है स्टैनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया, और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। नेक्स्ट है संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, स्नेह, भय, ये सब चीज़ क्या है? संवेग हैं। ये मन की उत्तेजित दशा है। और संवेग और संज्ञान को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है जो आपके सीटेट को क्रैक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और सीटेट में 120 प्लस दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 120 प्लस का टारगेट है सीटेट का, सीटेट 2020 का। आपने क्रोध और संवेग नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का स्वय सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर ने दिया। कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का स्वय सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बच्चा चीज़ों को देखकर या किसी घटना को देखकर उसके बारे में तर्क करने लगता है, सोचने लगता है। लेकिन ध्यान रखना है घटना किसी वस्तु या किसी घटना को देखकर, ठीक है ना, देखकर तब वह क्या करता है? तर्क करने लगता है, तब वो होगी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता संबंधित है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, या ऐसे पूछेगा कि अपसारी चिंतन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? संज्ञानात्मक गतिविधि। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? आपसे परिभाषाएं पूछी जाती हैं, कम से कम 2 नंबर की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर परिभाषाओं को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट है चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, सबसे श्रेष्ठ चिंतन है, तो उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक पियाजे के अनुसार किसी भी बालक में तार्किकता का अभाव रहता है। 2 से 7 वर्ष तक तार्किकता बच्चे में नहीं आती है, 7 से 11 आती है उनके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने बच्चे के विकास को स्टेजेज में डिवाइड किया है। 4 स्टेज दिए उन्होंने, जीन पियाजे ने, और उन्होंने कहा कि 7 वर्ष तक बच्चे में तार्किकता का विकास नहीं होता। नेक्स्ट है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है तर्क की। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे वह तर्क करने में भी उसका जो है प्रधानता बढ़ती है, यानी कि तर्क कौशल का भी उसमें विकास होता है, तर्क करने लगता है बेहतर तरीके से। नेक्स्ट है जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब होता है? तो जन्म के बाद किसी बच्चे में चिंतन का विकास 2 वर्ष की आयु के बाद होता है। 2 वर्ष तक उसमें चिंतन का इतना विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट है किसी बालक का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक है। मैंने आपको बताया कि विकास के 2 कारक होते हैं, अंतः कारक या आंतरिक कारक और बाह्य कारक। मैंने जब डिटेल में डिस्कस किया था आपसे विकास की अवधारणा के बारे में, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि विकास को प्रभावित करने वाले 2 तरीके के कारक हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, तो इसमें बौद्धिक विकास
बौद्धिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक विकास के विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक है। नेक्स्ट है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम कहते हैं। हम वंशानुक्रम और वातावरण को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हमने ईवीएस लगभग ख़त्म कर ली है, अब बस प्रैक्टिस चलेगी। ईवीएस की एनसीईआरटी सारी हम डिस्कस कर चुके हैं और साइकोलॉजी की भी हम सारी थियरीज जो आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है हम सभी को डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाकर, और अब चलेगी सिर्फ प्रैक्टिस आपकी। और कोई पॉइंट अगर रह जाएगा, कोई सिलेबस में से कोई टॉपिक रह जाएगा तो उसको बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। बाकी ज़्यादातर 90% हमने साइकोलॉजी और ईवीएस का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होगी? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए या वांछित परिवर्तन हो जाए तो अधिगम की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अंधों की लिपि के जनक किसे माना जाता है? तो लुई ब्रेल को अंधों की लिपि का जनक माना जाता है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि किसको दिया? ब्रेल लिपि को दिया, जिसकी हेल्प से अंधे लोग जो होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, वो पढ़ने में उनको हेल्प मिलती है, उनके पढ़ने का वही साधन है। नेक्स्ट है, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का। कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि का। नेक्स्ट है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति का जनक कहा जाता है। और उन्होंने कहा है कि बच्चों के हाथों की मांसपेशियां जितना ज़्यादा कार्य करती हैं उनके लेखन में उतना ही ज़्यादा सुधार होता जाता है। नेक्स्ट है, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक हैं तो फ्रॉवेल हैं एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं फ्रॉवेल से, किंडरगार्टन के जनक कौन है या किंडरगार्टन किसने दिया? तो ये आपके फ्रॉवेल ने दिया, या किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉवेल हैं। नेक्स्ट हैं, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। इन्होंने क्या है, बच्चे के लिए 4 अवस्थाएं दी, बच्चे के विकास की, बाल विकास की 4 अवस्थाओं को इन्होंने दिया, अपनी 4 स्टेजेज में बच्चे के विकास को, बालक के विकास को इन्होंने बताया है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी थे, संज्ञानात्मक विचारधारा के ये समर्थक थे जीन पियाजे। नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में स्कीमा शब्द का यूज किया है, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसको इन्होंने स्कीमा कहा है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया? 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किया, उनकी 2 पुत्रियों पर और 1 पुत्र पर जीन पियाजे ने प्रयोग किया। और उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किए टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये यूजफुल लगा हो, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ चुनिंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, राधे राधे।